नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से मस्त पढ़ाई चल रही होगी। आज हमारी जो टॉपिक है वो कहीं न कहीं कारक से रिलेट करेगा। आपने बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से काल पढ़ लिया है और काल के बाद कारक का नंबर आ गया है और कारक को भी हमें बहुत ही सावधानी, बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार कर हमें कारक को क्या करना है, समाप्त कर लेना है। आइए, शुरुआत करते हैं कारक की। जिनमें आपके अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो बेफ़िक्र हो जाइए कारक से आप। थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ आपसे होती रहेंगी। गलतियाँ क्या हो सकती है मान्यवर? अगर इस पेन और मेरे ज़ुबान के साथ थोड़ा-सा भटक गए अपने रास्ते से, तो याद रखना कारक नहीं समझ में आएगा। लेकिन मेरे ज़ुबान पर और इस पेन पर थोड़ी-सी कीमत यानी कि अपनी थोड़ी-सी वो दिखाया, इस रहम, तो समझ लेना कि आप सभी के एग्ज़ाम में आने वाले कारक का आप इतने अच्छे तरीके से उसको कर लेंगे जिसका कोई सवाल नहीं। पलक झपकते ही आप अपने कारक को टारगेट कर लेंगे। लेकिन ये पॉसिबल तब होता है जब आप सावधानी से पढ़ेंगे। क्या सभी बच्चे तैयार हैं? क्या हम शुरुआत करें कारक की? चलिए, कारक की क्लास आपके सामने हो जाएगी और यहाँ पर आपका कारक हेडिंग आप स्वयं लगाइएगा। कारक अपनी हेडिंग है। कारक क्या लगाएंगे? हेडिंग लगाएंगे। सभी के सभी लोग। हम परिभाषा से पहले कुछ विशेष बातें आपको समझाना चाहते हैं। जैसे अगर आपसे कभी भूल चूक से पूछ लिया जाए, जो कारक है उसका दूसरा नाम, कारक का दूसरा नाम, क्या आप सभी को पता है? तो आपको बताना है सर कारक का जो दूसरा नाम होता है, जो ये दूसरा नाम होगा, उसका नाम होगा परसर्ग। अगर इतनी बातें समझ में आई तो केवल हाँ बताना है। ज़्यादा सोचना, दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें बड़ी समस्या आएगी। इसमें पर का मतलब क्या होता है और सर्ग का मतलब क्या होता है? सर्ग का मतलब होता है चलना। फिर पर का मतलब भी कुछ रहा होगा बाद। पर का मतलब होता है बाद। कंप्लीट है बात? आप बोलेंगे बहुत आसान तरीके से। इतने आसान तरीके से बात कंप्लीट हुआ है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन सवाल ये भी हो सकता है कि मुझे बता दो भैया कि जो ये परसर्ग है, टोटल परसर्ग, ये टोटल अपना जो परसर्ग है यहाँ से यहाँ तक, इसे इसे अगर आम बोलचाल भाषा में क्या कहेंगे, तो जानकारी आपके पास काम की होगी कि हम परसर्ग को ही क्या कहेंगे। देखो, एग्जाम में पूछा गया था परसर्ग वे सहायक शब्द है वे सहायक शब्द है। बहुत आसान तरीके से कॉपी में नोट्स बनाते हुए ले चलिएगा। बहुत सारा दिक्कत नहीं सहना है। जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं या स्थापित करता है, स्थापित करता है, वह कहीं न कहीं परसर्ग होता है। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं।
ये बात समझ में आ गई होगी। आपने बोला हाँ, ये बात हमें समझ में आई है, लेकिन एक बात ज़रूर समझ में नहीं आई है कि हम कारक को क्या कहेंगे अगर परिभाषा के रूप में कहना हो तो? बहुत बड़ा परिभाषा नहीं, छोटा-सा परिभाषा आपको नोट्स होना चाहिए आपकी कॉपी में, जो कहीं न कहीं काम की होगी। क्या हो सकता है? तो आप यहाँ पर अगर परिभाषा में अगर लिख दूँ परिभाषा, अगर मैं आप लोगों के बीच में परिभाषा लिख दूँ, तो आप क्या समझेंगे? आप बोलेंगे सर वही कारक की परिभाषा लिखना चाहेंगे आप? मैंने कहा हाँ। अगर मैं कारक की परिभाषा आपसे कहूँ तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस छोटा-सा वाक्य, वाक्य में जिस शब्द वाक्य में जिस शब्द में संबंध दर्शाएगा, संबंध क्रिया से होता है। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, वह क्या कहलाएगा? कारक। वह क्या कहलाएगा? कारक। बहुत सोचना नहीं है। ये बात समझ में आई है? हाँ या ना कर दो बस। मैं अपने आप में संतुष्ट हो जाऊँगा। अगर बात समझ में आई होगी तो अगले की तरफ चलिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आप सभी को नहीं है। ये अपना क्या कहलाएगा? कारक। ये अपना क क्या कहलाएगा? कारक। अब देखिए, एग्ज़ाम्पल के माध्यम से पता चलेगा कारक क्या है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। मैंने आपसे कहा राम ने पत्र लिखा। यहाँ पर आपको ये बात समझ में आया होगा। जो यहाँ पर ये आपको सिंपल में ने दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ये वो कारक की कुछ विभक्ति है। आगे बताऊँगा, अभी उदाहरण दे रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें हैं। जोर मत डालिए कि कौन-सा कारक है। मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं सिखाऊँगा ना कौन-सा कारक है। आपको समझना है राम ने पत्र लिखा, कोई बात बड़ी बात नहीं है। राजू का पेन, बहुत टेंशन मत लो। ये अपना कारक, कौन-सा कारक ये तो मैं तब बताऊँगा जब आगे की बातें हों। अगर आपसे कहना चाहता हूँ, राम ने पुस्तक पढ़ी। टेबल पर पुस्तक है। वह हँसता है। वह हँसता या रोना लिख लीजिए। वह रोता है। ये आपके सामने कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है यही कारक का विभक्ति है। सर, वह रोता है, आपने कारक की विभक्ति तो नहीं लगाया है? मैंने कहा हाँ। आपने उदाहरण तो दे दिया। अभी आगे समझाऊँगा कि ज़रूरी नहीं होता कि कारक की विभक्तियाँ हो, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए भी वो तरीका समझाऊँगा। बात क्लियर? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। ज़रूरत पड़ेगी सर, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके सामने वो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये वो 3 नंबर का है और ये 4 नंबर का वो उदाहरण है, जिनके माध्यम से आप चीज़ों को केवल समझ सकते हैं। अगर ये बात साफ और सुथरा समझ में आया होगा, तो कोई दिक्कत ना सहते हुए नेक्स्ट पेज को ले लेंगे।
अब समझने का प्रयास करना। आप बोलेंगे क्या? मैं आपको चार्ट के माध्यम से कुछ दिखाऊँगा, कुछ चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने हाथों से प्यारे-प्यारे हाथों से ये नोट किया हुआ है। लेकिन इससे पहले कहीं न कहीं कुछ और आपको दिखाऊँगा यहाँ पर। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए, जो कारक हैं, इनके भेद कितने होते हैं? तो वहाँ पर न लिखने से अच्छा है ज़्यादा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं इस पेज में, कारक के भेद। कारक के जो भेद होंगे, वो केवल-केवल कितने होंगे? आप बोलेंगे 8। अभी ऐसा भी कंडीशन होगा, जब वो 6 पाया जाएगा। लेकिन इससे प्रश्न कैसे बन सकता है? जब आपसे पूछे, हिंदी, व्याकरण, हिंदी व्याकरण में कारक हिंदी व्याकरण में कारक 8 होते हैं। कई बार 8 आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा और कई बार ऐसे कंडीशन आएँगी, जो आपके सामने ऐसे भी देखने को मिलेगा। हमें और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की किसी और को आवश्यकता हो। ज़रूरत उन्हें होना चाहिए, हमें नहीं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया है कि जो अपनी कारक की विभक्तियाँ होंगी, वो टोटल हमें 8 दिखाई देंगी। इतना बात स्पष्ट और साफ हो चुका होगा। कोई दिक्कत नहीं रही होगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन ये तो आप समझ गए हैं। एक कंडीशन ऐसा भी आएगा, जब आपको कारक के 6 भेद हैं। एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि हमें उस टाइम 6 भेद भी बताना है। कारक के 6 भेद भी बताना है, ऐसा भी एक टाइम आएगा। एक ऐसा भी समय आएगा। लेकिन जब वो समय आएगा तो आपसे एक बात कहेगा, आपसे एक छोटी-सी बात कहेगा। आप बोलेंगे सर वो कौन-सी बात कहेगा? वो मैं समझाता हूँ। कौन-सी बातें करेगा? आचार्य, किशोरी दास, आचार्य, किशोरी दास, वाजपेयी। समझने का प्रयास करना आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार के अनुसार कारक 6 हैं। कारक 6 हैं। या आप ऐसे भी 6 लिख सकते हैं। कारक 6 हैं। कोई डाउट यहाँ तक? सर नहीं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कारक 6 हैं। सर किन 8 होते हैं? मैंने कहा हाँ 8 होते हैं। यानी कि 8 में से 1 डब्बे, 2 डब्बा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में से एक तो फर्स्ट को इंड कर देना है। सर आठों बता तो दीजिए कौन-कौन सा होता है? समझ लीजिए पहले। और एक फर्स्ट, एक लास्ट को इंड कर दीजिए। आपके पास बचा कितना? आपने बोला सर देख पा रहा हूँ 6 बचे हुए हैं, 3 और 3 6। यही वो 3 6 कारक होंगे जो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार होंगे। बात कंप्लीट हुआ? इतने आसान तरीके से समझ में आई बातें? सर समझ चुका हूँ बातें। वो 8 कौन में से जो अपना आपने आउट किया है, वो कौन-कौन सा रहा होगा? पहला नंबर रहा होगा संबंध।
एक तो मैं संबंध को हटा दूँगा। चलो, बस आप इतना जानो कि हम 6 लेंगे, 8 नहीं लेंगे। आप थोड़ा-सा बहकावे में आ जाएँगे, भटक जाएँगे अपने मार्ग से। तब आप कहेंगे 8 भी उत्तर दे देंगे, 6 दे देंगे। इसलिए कुछ कुछ मत समझो। इतना आप ज़रूर समझो कि कारक के 8 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में कारक 8 होते हैं। कारक 6 भेद हैं। जब कब कहे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कारक 6 हैं। इतनी बातें समझ में आई आप सभी को? आप बोलेंगे हाँ सर इतनी बातें हमें समझ में आई हैं। अगर इतना समझ में आया अगर इतना समझ में आया, तो क्या ये चार्ट अब नहीं समझ में आएगा? अच्छा, अब ये क्या आप लोगों को चार्ट नहीं समझ में आएगा? भाई बड़ी मेहनत से बनाया गया चार्ट, हाथ से लिखा हूँ। ये चार्ट मैंने खुद हाथ से लिखा हुआ है, बेहतरीन और सरल तरीके से। ये पूरा का पूरा कारक सिखा देगा आपको कि एक्चुअली में चीज़ें हैं क्या। बड़ी बात ये होती है कि जो आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी, जैसे ये क्या होगा? आप बोलेंगे सर ये लाइन जो होगा ये कारक का लाइन। ये वाली लाइन क्या होगी? ये विभक्ति होगी, आप जिसे चिन्ह कहते हैं। ये क्या रहा होगा? चिन्ह रहा होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? विभक्ति भी कहते हैं। कारक की विभक्तियाँ हैं ये। नेक्स्ट, ये क्या रहे होंगे ये लाइन? ये उनके अर्थ रहे होंगे। ये क्या है उनके? अर्थ हैं। आपने कहा सर कारक जो होते हैं, वह 8 होते हैं। अब पूरा का पूरा कारक भी पढ़ना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीया और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। एक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 हुआ? हाँ सर। कर्ता के साथ जो विभक्ति यूज़ होगा, वह हमेशा ने होगा। करण के साथ से के द्वारा, संप्रदान के लिए को के लिए, अपादान में से लगा रहेगा जहाँ अलगाव होगा। संबंध में काके की, नानेनी, रारेरी ये सब देखने को मिलेगा। अधिकरण में और पर देखने को मिलेगा। संबोधन में हे, अरे, ओ, अजी, छी, ये ची, हाय ये सब देखने को मिलेगा। अर्थ क्या कहता है? कर्ता क्या होता है आपको पता है? सर नहीं पता है। कर्ता का मतलब सिर्फ होता है काम करने वाला। काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्म क्या होता है? जिस पर काम का प्रभाव पड़े। राम आम खाता है। खाता है वह खाना क्रिया है। उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आम पर। आम कर्म है। कर्ण क्या होता है? जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे। संप्रदान क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान में क्या होता है? जिससे अलगाव हो। संबंध क्या होता है? अन्य पदों से संबंध दर्शाने वाला काम संबंध कहलाए। अधिकरण कारक क्या होगा? क्रिया का आधार इसी में सूचित होगा। संबोधन कारक क्या होता है? किसको? ये नहीं, जिसको। किसी को। किसी को पुकारना, बुलाना, आश्चर्य की बात आए, उसे हम कह देंगे। ये लिखने में कोई दिक्कत या कोई आपको समझने में कोई दिक्कत रहा हो तो आप बता सकते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों को आप अपने कॉपी में विस्तार से और सटीक तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। क्या यह लिखा चुका होगा? मुझे मालूम होगा, नहीं लिखा गया होगा, लिख लेना। बात आगे की तरफ ले चलता हूँ। बात आगे की तरफ ले चलता हूँ, आपको भी समझ में आएँगी वो सारी की सारी चीज़ें। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का दिक्कत रहा होगा। नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट आपके सामने वो चीज़ें आ जाएँगी, अब समझने का प्रयास करना। अब इस पे थोड़ा-सा सोचिए आप कि और भी चीज़ें क्या आ सकती हैं? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कुछ नोट पॉइंट आपने डाला था, आपने बोला सर ये नोट पॉइंट तो यहाँ था। तो आप इन्हें ना
आप इन्हें एक बार क्या करेंगे, आप इन्हें एक बार नोट लगा देंगे, नोट। नोट विशेष के लिए होता है, ये नोट लगा देंगे। नोट पॉइंट आपके सामने है। ये ज़रूरी है याद रखना, काम की हैं चीज़ें, बस आपको याद रखना है ये सब। बात समझ में आया? वो नोट पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा भाई। जिस बच्चे को नहीं समझ आया वो मुझे बताए भाई, जिस बच्चों को ना समझ आया वो मुझे बताएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा-सा आगे की तरफ ले चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम शुरुआत किसका करेंगे? कर्ता। कर्ता कारक का शुरुआत करते हैं। आप भी हेडिंग लगा लीजिएगा। और इससे पहले तो एक पॉइंट ये भी लगा लीजिएगा। चलिए कर्ता कारक आप हेडिंग लगाइए पहले। बीच में जो बातें आती रहें सिखाता रहूँगा ना। कर्ता कारक। कर्ता कारक एकदम ध्यान से सीखना है या मज़ाक-मज़ाक में सीखना है? सभी बच्चे बताएँ। कर्ता कारक को ध्यान से सीखना है या मज़ाक-मज़ाक में सीखना है? आप बोलेंगे सर मज़ाक में नहीं एकदम सीरियस होके सीखना है कर्ता कारक। मैंने कहा बात तो सही है यार। कर्ता कारक को सीखने का प्रयास करते हैं। पहले कर्ता क्या होता है आप जानते हैं? वाक्य में वाक्य में काम, वाक्य में काम। वाक्य कोई भी हो सकता है, उसमें काम करने वाले को वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। बात समझ में आया? वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है सर, इतनी बातें हमें समझ में आई हैं, कोई डाउट नहीं है। शुरुआत में भी आपने ये सारी चीजें सिखाया। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। वहीं पर थोड़ी-सी एक नोट पॉइंट भी आप लगाएँगे यहाँ पर। नोट पॉइंट लगाने से पहले आप यहाँ पर ये करेंगे, जो आपके सामने दिया है कर्ता, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कर्ता की आपको कहीं न कहीं विभक्ति भी होगी। कर्ता की विभक्ति भी तो होगी, ने। तो कर्ता के साथ कुछ विभक्ति भी यूज़ होगा। इसकी विभक्ति क्या होगी? कर्ता की विभक्ति क्या होगी? सर आप लिखवा चुके हैं कि कर्ता की जो विभक्ति होगी, वह ने है, ने होगा। ने होता है। कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। कर्ता काम करने वाला होता है और कर्ता की जो विभक्ति होती है वह ने होता है। ये आपको पता है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में थोड़ी भी बहुत आई है तो आगे की बातें ध्यान से देखना, कहना क्या चाहता था। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि नोट लगा के लिखिएगा, नोट। वो सारा का सारा खेल सिखाऊँगा भाई, जो खेलने की ज़रूरत है। विभक्ति कहाँ है? ये। तो नोट है विभक्ति। विभक्ति जो है, विभक्ति जो है वो रहित रहित और सहित दोनों हो सकता है। रहित और सहित दोनों हो सकता है। विभक्ति है आपके सामने, ने। ये वाक्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए कहा हूं आपसे
कि विभक्ति रहित भी हो सकती है, मतलब रह भी सक नहीं भी रह सकती है, और सहित का मतलब साथ रह भी सकती है। समय-समय की बात है, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। समझाने की बात थी, समझाना ज़रूरी था ये। एक बात और ध्यान से देखेंगे, विभक्ति एक से अधिक भी हो सकती है। समझ में आया भाई? विभक्ति जो है, विभक्ति वाक्य में एक से अधिक भी हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन था ये आप लोगों के बीच में, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। कहना ये चाहता था कि जो आपकी विभक्ति होती है, वाक्य में नहीं भी रह सकती है और रह भी सकती है। ये पहला कंडीशन था। विभक्ति वाक्य में एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे कि अब मैंने आपसे कहा, राम ने राम ने पुस्तक लिखा। ये भी कह सकता हूँ, ने तो आया। राम ने श्याम को कार बेच दी। दो ने भी आया, को भी आया। तो विभक्ति वाक्य में एक से अधिक भी हो सकता है। बात कंप्लीट? तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये बात कंप्लीट है। चलिए, बड़ा जरूरी पॉइंट था, लिखवाना जरूरी था ये। उदाहरण, उदाहरण यहां दो या आगे दो? नहीं, उदाहरण आगे लेते हैं। नहीं, यहीं पर ले लेते हैं। मैंने तो आप कहेंगे सर उदाहरण आगे ले रहे हैं। उदाहरण आगे भी नहीं, यहीं पर लिख लेते हैं। उदाहरण में आप क्या कहेंगे? कुछ आपके दिमाग में चल रहा है? कर्ता के उदाहरण में आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? मैंने कहा हाँ, मेरे दिमाग में एक चल रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा है। विकास ने पत्र लिखा। विकास ने पत्र लिखा। मेरे दिमाग में चल रहा था। कोई बात नहीं, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये तो मैंने कह दिया भाई, विभक्ति अपने पास सामने आ गई है, कोई डाउट नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? ना ना, कोई तकलीफ नहीं है सर, ठीक है, अच्छी बात है। अब समझना, विकास ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। क्या कोई तकलीफ? सर एक बात प्रूफ हो चुका है। आपने कहा तो विभक्ति तो ने होता है, मैंने कहा हाँ होता है। विभक्ति रहित और सहित दोनों हो सकता है, मतलब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। विभक्ति वाक्य में एक से अधिक भी हो सकता है, ये आपने कहा हुआ है, मैंने कहा हाँ, कहा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कृष्णा नाम का लड़का है, कृष्णा नाचता है। नाचने का काम कौन करता है? कृष्णा। तो कृष्णा क्या होगा? कर्ता। कंडीशन भी नोट कई जगह कराया हूं कि माय डियर, विभक्ति रहित और सहित दोनों हो सकता है। विभक्ति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस वाक्य में विभक्ति नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं है। विभक्ति हो भी सकता है सर, ये दिया हुआ है। ओ भाई, विभक्ति वाक्य में एक से अधिक भी हो सकता है, यहां पर भी दिया है और यहां पर भी दिया है, यहां पर भी दिया हुआ है। आप बोलेंगे सही बात कर रहे हैं सर आप, को पढ़ाते हैं, ठीक है, दिया हुआ है। मैंने कहा हाँ यार, विकास ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। अच्छा, ये बात प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलेंगे सर बहुत आसान तरीके से ये बात प्रूफ हो चुकी है पूरी की पूरी। लेकिन बस याद रखना,
कभी भी, जो मैं अब लिखवा रहा हूँ आप लोगों के सामने। जो विभक्ति के साथ रहेगा ना, ये लोग विभक्ति के साथ, विकास ने पत्र लिखा, बीत गया। विकास ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो ये भूतकाल अवस्था में होता है। अधिकांशतर किस अवस्था में होगा? भूतकाल अवस्था में होगा। ठीक है? जिनमें क्या होती है? विभक्ति। जिनमें विभक्ति नहीं होता है सर, वो चीजें हमेशा अकर्मक अवस्था में होती हैं। आपने क्रिया पढ़ा होगा तो अकर्मक जरूर पढ़ा होगा कि उनमें कर्म नहीं होता, उन्हें अकर्मक कहते हैं। और जिनमें विभक्ति ना हो ना सर, जिनमें विभक्ति न हो, उसे क्या कहते हैं? शून्य विभक्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शून्य विभक्ति भी कहते हैं। शून्य का मतलब जीरो, विभक्ति है ही नहीं। नेक्स्ट, एक एक तरीके सिखाऊंगा भाई, एक एक तरीके सिखाऊंगा, समझने का प्रयास करना। अब जितने भी अकर्मक होते हैं ना, अकर्मक, अब जो अकर्मक रहेगा, अकर्मक आपका रहेगा, अकर्मक क्रिया, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? कर्ता 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 कारक कहलाएंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा बच्चा, या फिर यहां पर कहा बल्लू, बल्लू नाम का कोई लड़का है, ठीक है? बल्लू सो रहा है, अकर्मक है। हाँ। और जो चीजें अकर्मक अवस्था में होंगी उनकी विभक्ति क्या होगी? शून्य होगी। जो अकर्मक अवस्था में होगा उसकी विभक्तियां क्या होती हैं? वो बिल्कुल शून्य होती हैं, उनमें विभक्ति होगा नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल समझ गया बात, बल्लू सो रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कुछ ज्यादा नहीं, रोहन, या फिर यहीं पर भी लिख सकता हूं कि कुछ भी कह सकते हैं, राजू हंस रहा है, वह रोता है, वह रोता है, विभक्ति शून्य है। अब यहां पर देखिए, उसने, उसने, किसने? उसने टेढ़ी चाल, चाल चली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली। उसने, किसने? ने विभक्ति देखने को मिला। ठीक है सर। अच्छा, इतना बात समझ में आया। राम खेलता है, ये भी कह सकते हैं। खेतला नहीं, खेलता, खेलता है, विभक्ति शून्य है। तो बात, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होंगी सर। आप बोलेंगे हाँ सर, एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं कर्ता कारक, और मैं ये चीजें समझ चुका हूं। चलिए, सिंपल की बात थी, आपने समझा, क्वेश्चन आगे की तरफ ले चलता हूं। नेक्स्ट, हम सभी अब क्या पढ़ेंगे? कर्ता कारक खत्म। विभक्ति शून्य भी हो सकती है, और जो शून्य होगा वह अकर्मक अवस्था में जरूर देखने को मिलेगा। विभक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों प्रूफ करके दिखाया। विभक्ति एक से अधिक बार भी हो सकता है, ये भी प्रूफ किया। जैसे विकास ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, ये बात समझ में आई, बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आई। नेक्स्ट, अगले अवस्था तरफ, या पढ़ाया भाई, पढ़ाई नहीं पढ़ाया। अब हम चलते हैं, अगले टारगेट करते हैं, उसका नाम होगा कर्म। कर्म कारक, कर्म कारक को सीखिएगा। कर्म कारक का तो परिभाषा आप सीख कर आए हैं, कर्म कारक का परिभाषा तो आप सीख कर आए हैं।
और छोटी-सी परिभाषा थी, इतनी बड़ी तो परिभाषा थी नहीं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर कि जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव, जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है ना, क्रिया का प्रभाव क्रिया का प्रभाव क्रिया का प्रभाव या फल 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 जो है जिस पर पड़े, जिस पर पड़े, जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। परिभाषा है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े कर्म कारक कहलाता है। खेला खत्म। ये तो नाटक था इतना बड़ा बस। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े कर्म कहलाएगा, इतना याद रखना है। ठीक है, मैं इतनी बात समझ में आ गया मुझे। कुछ ना कुछ इसकी विभक्ति होगी। हाँ, इसकी क्या होती है, एक विभक्ति भी होती है। उस विभक्ति का नाम पता है किसी बच्चे को? आप बोलेंगे सर विभक्ति होता है, कर्म होता है। कर्म के साथ को लगता है, विभक्ति को होता है। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ सर। अच्छा, इतना बात अगर क्लियर है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा है, अगर इतना बात अगर आपको क्लियर होगा तो थोड़ी-सी बात आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ से उठाएँगे पॉइंट, इस को से पॉइंट उठाएँगे, लिखेंगे कभी-कभी, कभी-कभी, कभी-कभी को चिन्ह का लोप होता है। को चिन्ह का लोप होता है। लोप का मतलब छुपा होना। लोप का मतलब छुपा होना। कभी-कभी क्या होता है कि को जो आपके सामने है, वो चिन्ह का लोप होता है, यानी कि वह छुपा रहता है। बात समझ में आया? आपने बोला हाँ सर, कभी-कभी को चिन्ह का लोप होता है, मतलब वो छुपी रहती है। कहीं अपना बैठी होगी, छुपा-छुपी खेलती होगी। ठीक है, उम्मीद किया इतनी बात समझ में आई होगी। नोट पॉइंट लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा पढ़ाऊंगा। नोट पॉइंट अपनी कॉपी में लिखेंगे। नोट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सजीव, सजीव के साथ को लगता है। सजीव के साथ को लगता है। सर, अगर सजीव के साथ केवल को लगता है, तो क्या निर्जीव के साथ नहीं लगेगा? सजीव का मतलब जान, जिनमें हो। तो सजीव के साथ को लगता है, लेकिन निर्जीव के साथ को नहीं लगता है। प्रूफ करो सर। 1 मिनट रह जाओ, प्रूफ कर देता हूं। मैंने आपसे कहा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं
कि राम ने या फिर और कुछ लेता हूँ, चलो राम ही लेता हूँ। ने राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण एक साधन होता है, और जहां साधन की बात करें वह कर्ण कारक कहलाता है। यहां पर तो बाण का नाम नहीं लिया हूं, यहां पर कहा हूं कि राम ने रावण को मारा। किसने? राम ने। किसको? रावण को मारा है। मारना क्रिया है, प्रभाव किस पे पड़ा? रावण पर। रावण क्या कहलाएगा? आप बोलेंगे सर कर्ण। आपसे कहा था कि सजीव के साथ को लगता है। रावण सजीव है कि निर्जीव है? आपने बोला सर जिंदा रहा होगा, तो जिंदा रहा होगा तो उसके साथ को लगाएंगे। अगर जिंदा नहीं है तो को नहीं लगाएंगे। ये कैसे प्रूफ होगा? बताओ कैसे प्रूफ होगा भाई? आलोक दूध पीता है। आलोक दूध पीता है। आलोक दूध पीता है। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। पीना क्या है? आप बोलेंगे क्रिया है। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? दूध पर। आलोक क्या है? सर करता है। दूध क्या है? आप बोलेंगे सर ये कर्म है। और कर्म है तो यह निर्जीव है कि सजीव? सर निर्जीव है। और जब निर्जीव है तो कभी भी उसके साथ हम को नहीं लगाएंगे। ये समझने पर अभ्यास है, समझने की कोशिश करेंगे आप। बात क्लियर हो गया सर? बात क्लियर हो गया? जो आपने कहा सजीव के साथ को लगता है, ये बात 100% प्रूफ हो चुकी है। हाँ, 100% क्या हुआ? बात प्रूफ हो चुका। नेक्स्ट, सीमा फल खाती है। कौन सा कारक है? तो मैंने कहा था कि कारक में विभक्ति यानी कि उसका जो चिन्ह है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये भी सिखाया था। आपने बोला हाँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या है? आपने बोला सर ये तो करता है। खाती है वो क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है? आपने बोला फल पर पड़ा है। तो फल क्या है? आप बोलेंगे सर ये कर्म है। तो आपको जहां पर कर्म दिखे वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी? कर्म कारक। कर्म के साथ को लगता है सर। गुरुजी कंडीशन सिखाया था, सजीव के साथ को लगता है, निर्जीव के साथ नहीं लगता है। फल सजीव है कि निर्जीव है? मैंने कहा सर फल जो है ना वह निर्जीव अवस्था में है, तो निर्जीव के साथ को नहीं लगेगा। राम ने रावण को मारा। रावण क्या है? सजीव है, जिनमें जान है, और जिनमें जान होता है उन्हीं के साथ को लगाते हैं, जिनमें जान नहीं होता उनके साथ को नहीं लगाते हैं। ये बड़ी अच्छा फर्क अगर आप जानना चाहते हैं तो कर्म कारक का है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट और कहीं ना कहीं साफ हो चुका होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लेते हैं कि बड़ों बड़ों को सम्मान दो। बड़ों को सम्मान दो। बड़ों को क्या करो? सम्मान दो। बड़ों को सम्मान दोगे तो बड़ा आदमी जिंदा रहेगा। चाचा राम राम। ठीक है, चाचा जिंदा होंगे। हाँ, निर्जीव हैं? नहीं, सजीव हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे की तरफ चलें। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होगा?
सर मुझे कोई तकलीफ का सामना यहाँ तो नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप यहाँ पर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। नेक्स्ट, अब यहीं पर आप नोट करेंगे अपवाद। कुछ अपवाद भी होते हैं। हर चीज में अपवाद पाया जाता है, इसमें भी होता है। कभी भी आपसे 2-4 चीजें हमेशा बात कर सकता है। क्या-क्या बात कर सकता है? जैसे कि अपवाद में आपसे कह सकता है कि और कह सकता है। अगर कभी ऐसा लगा है, तो आप कह देना हाँ। और क्या सकता है? तीनों ओर कह सकता है, या चारों ओर कह सकता है, पाँचों ओर कह सकता है। कि और मैं इसलिए लिख दिया हूँ, कि और कह सकता है। और यहीं पर तरफ की बात सकता है, तरफ हो सकता है, तरफ लगा हो। या आप कह सकते हैं तिथि, तिथि बार। ये सब बात की बात है। ऐसा दिखे तो आप समझ जाना। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहा कुछ उदाहरण के तौर, भाई उदाहरण भी लेना पड़ेगा ना। या आप कह सकते हैं कभी अपवाद में ही होता है। अपवाद में दूसरा अपवाद देखिए, अपवाद में क्या हो सकता है? अपवाद नंबर 2 क्या हो सकता है? कभी गमन की बात हो, कोई थोड़ा-सा दुःख तकलीफ गम की बात हो, वो चीज़ें आएँगी। गमन की बात हो, वहाँ पे भी कर्म कारक यूज़ करेंगे। या आप कहीं दिशा की बात हो, कहीं दिशा की बात हो, कहीं कोई दिशा की बात हो, ये सब चीज़ें होंगी तब आप समझ जाना। ये अपवाद होते हैं। उदाहरण से ही समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, या और भी चीज़ें लिख सकते हैं। अपवाद में और भी, भाई अपवाद का मतलब इतना ही नोट नहीं करेंगे आप, ये सब चीज़ें हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ कहीं पूछना या कहीं कुछ कहना हो, उसके लिए भी कह सकते हैं। ये अपवाद हैं। उदाहरण मैं एक लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। मुनि, ऋषि मुनि जो हैं, मुनि वन को जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है भाई, घर पे खाए पिए रहे इतना दिन, अब कर रहे हैं मैं जा रहा हूँ। थोड़ा-सा गमन की बात है। गमन की बात हो गई। मुनि वन को मुनि वन को जाते हैं। इतना दिन खाए पिए आवाज़ निकल गए। थोड़ा-सा तकलीफ तो हो ही रहा है। ये बात समझ में आया? इनके साथ विभक्ति को लगा हुआ है, तो ये मत कह देना। ये अपना क्या है? गमन की बात है। कंप्लीट हुई बात? आप बोलेंगे हाँ सर ये लाइन हमें कंप्लीट है। हमारे घर के चारों ओर पेड़ है। हमारे घर के चारों ओर पेड़ है। अपवाद है की ओर, तीनों ओर, तरफ की बात करें तब भी कह देंगे। ये अपवाद था। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। सर कर्म कारक कितना बड़ा है? हाँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ज़रूरी है सीखना। नेक्स्ट, और भी अपवाद मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल यही होता है। कभी भी आपसे नोट पॉइंट लिखेंगे,
इतना बेसिक से कोई सिखाता नहीं ना, कर्म के साथ को लगता है बस बात खत्म। ऐसे थोड़ी ना होता है। कहीं कुछ नोट है कि कहीं कहीं कुछ पूछना या कहीं कुछ कहना, कुछ पूछने की बात हो या कहने की बात हो, पूछना, कहना के साथ किसी से कुछ पूछना हो या किसी से कुछ कहना हो, पूछना, कहना के साथ के साथ से से प्रयोग होता है। से प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। को नहीं, कभी भी कुछ कहने की बात आए या कुछ-कुछ पूछने की बात आए, तो उनमें हम अपना से का इस्तेमाल करेंगे, को नहीं करेंगे। हमें भी पता है और आपको भी पता है को होती है इसकी कर्म की विभक्ति। लेकिन तब हमें से का इस्तेमाल कर लेना है, को भूल-चूक से भी नहीं करना है। जैसे उदाहरण सर, मैंने आपसे कहा रामू ने सोहन से से कहा कि वह जानते हो बहुत खतरनाक है। मैंने कहा हाँ। जहाँ कभी भी अपना पूछना और कहना यूज़ हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कह देंगे। नेक्स्ट उदाहरण आप खुद ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अ, मोलू नाम का एक लड़का है, उसको कर लेता हूँ मोलू मोलू ने श्याम से पूछा, क्या ये बात सही है? उसने कहा, हाँ बाबू साहब सही है। कभी भी पूछना और कहने की बात हो तो हम क्या कहेंगे? आप बोलेंगे सर ये दोनों की जो दोनों लाइन है, वो कर्म कारक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। कर्म कारक का निचोड़ कर दिया भाई। कर्ता, कर्म खत्म। कई बच्चे जानते हैं कि सर उसका कोई ट्रिक होता है। मेरे भाई ट्रिक नहीं, इतनी बेसिक सी वो नॉलेज है जो आपको ज़रूरी है सीखना। अब आपके सामने क्या आएगा? आप बोलेंगे सर कर्ण कारक आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्ण कारक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्ण कारक, कर्ण कारक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्ण कारक को भाई सीख लेते हैं। कर्ण कारक का परिभाषा क्या कहता है उसे समझने का प्रयास करना। बहुत बारीक से सिखा भी चुका हूँ शुरू में। जिस साधन से जिस साधन से कोई न कोई साधन रहेगा, जिस साधन से अथवा जिसके क्या कहा? जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है। हाँ, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, पूरी की जाती है, उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है माय डियर? उसे करण कारक कहते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो हाँ कर देना सभी के सभी बच्चे एक बार। करण कारक कहते हैं। करण कारक जो आपके सामने आया है चुपके से, इसकी कहीं न कहीं एक विभक्ति भी रही होगी। मैंने कहा
विभक्ति भी होती है। विभक्ति क्या निकल के आ सकती है आप सोचिए? आपने कहा सर से के द्वारा आपने शुरुआत में बताया था चार्ट के माध्यम से, इससे आ सकता है, नहीं आएगा तो के द्वारा यूज़ किया जाता है। लेकिन जो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, ये आपकी काम की होंगी। विभक्ति आपके सामने है, होता है। ठीक है? सभी समझ पा रहे हैं? आपने बोला हाँ। सर आपने हर चीज़ में नोट लगवाया हुआ है। साधन का मतलब कोई साधन की बात होगी कर्ण कारक में, साधन की पक्की बात होती है। हमेशा-हमेशा साधन की वो बात करता रहता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ केवल-केवल नोट पॉइंट, नोट पॉइंट ये लिखवा दे रहा हूँ, नोट पॉइंट कभी भी कभी भी अंग भंग की बात की जाए। कभी भी अंग और भंग की बात की जाए, कभी भी अंग भंग की बात किया जाएगा, तब भी क्या कहलाएगा? कर्ण कारक कहलाएगा। कंप्लीट है बात? आप बोलेंगे हाँ सर अंग भंग का मतलब मेरा पैर एक टूट गया है, एक हाथ टूट गया है। मैं एक हाथ से विकलांग हूँ, अंग और भंग है। मैं एक आँख से अंधा हूँ, अंग भंग है। बात क्लियर? ठीक है। बात समझ में आ गई है सर पूरी की पूरी। दूसरा पॉइंट देखेंगे। हमेशा-हमेशा दूसरा पॉइंट लगेंगे भाई। दूसरी पॉइंट इसमें मेन पॉइंट क्या थी, आपको याद रखना है कि हमेशा-हमेशा कभी समय पूछा जाए, कभी समय भी पूछा जा सकता है ना? नोट लिखिएगा, नोट पॉइंट में नोट नंबर आगे इसके लगाइएगा नोट, नोट बहुत इम्पोर्टेंट है नोट। कभी समय पूछा जाए, कभी कोई समय पूछा जाए या बताया जाए, तब भी क्या कहलाएगा? कर्ण कारक कहलाएगा। ये बात समझ में आई होगी। या कभी भी के साथ यूज़ हो, के साथ, कभी भी वाक्य में के साथ यूज़ हो, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? कभी भी वाक्य में के और साथ लग जाए, कभी वाक्य में के और साथ लग जाए, तब भी क्या कहलाएगा? वह हमेशा-हमेशा कर्ण कारक। रामू श्यामू के राम के साथ सीता घूमा करती हैं, के साथ यूज़ हो तो क्या कहलाएगा? ऐसा। ये बात समझ में आया? तो इसका उदाहरण मैं यहीं पर दे दूँ? के साथ वाली इम्पोर्टेंट वाली बात समझ में आई? ठीक है सर। चलिए इसके उदाहरण को यहीं पर समाप्त कर देते हैं बिना देरी किए कि वह रामू के साथ घूमा फिरा करती है।
के साथ यूज किया हूं, ये बात याद रखना। कभी भी के और साथ लग जाए तब भी कौन सा होगा, करण कारक कहलाएगा। वो सभी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के बीच में मैंने कर दिया है। लेकिन अब बात आती है उदाहरण के तौर पर। बिल्कुल समझना जरूरी है उदाहरण। उदाहरण बिल्कुल समझना जरूरी है। अब हम बेसिक से सिखाते हैं आपको उदाहरण। बड़े प्रचलित रहे हैं कि बच्चे जो है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। सर, जहां पर साधन की बात होगी वो करण कारक कहलाएगा। हाँ, करण कारक कहलाएगा। बस इतना बात याद रखना, करण कारक में हमेशा साधन की बात करता है। नोट, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे विभक्ति आपको पता है वैसे हो गई। जिस साधन का प्रयोग हो, जिस साधन का प्रयोग हो, वह करण कारक होगा। जिसमें कह लीजिए, जिसकी जगह पर कोई बड़ी बात नहीं, में लगा देना। जिसमें साधन का प्रयोग हो वह करण कारक होगा, फिक्स हो गया। नोट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। बाकी चीजों आपको नोट पॉइंट करवा के लिखा हूं, एक एक उदाहरण दूंगा। जिस पे नोट गया है उसका एक एक उदाहरण आपको मिलेगा। हमने आपसे कहा कि देखो, वहां पर आपसे कहा है जहां पर साधन की बात हो। किसकी बात? साधन की बात। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। पाठशाला जाते हैं लेकिन किससे? आपने बोला बस और से जाते हैं। बिल्कुल बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, ये बात समझ में आई। उसे लाठी से मारा। लाठी से, लाठी मारने का एक साधन था। बात तो सही है यहां तक भी। और भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, राम ने रावण को बाण से मारा। विभक्ति एक से अधिक बार हो सकती है, शुरुआत में कहा था। लेकिन जहां साधन की बात करें वह क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से मारने का, बाण मारने का क्या है? एक साधन है। ये बात समझ में आई? आपने बोला हाँ, ठीक है। और भी उदाहरण लेते हैं। इसके उदाहरण, सीता चाकू से सेब काटी। या लिख सकते हैं काटती है। सीता चाकू से सेब काटती है। सेब काटने का जो साधन है वो अपना क्या है? चाकू से। बात क्लियर रहा होगा। हम
आँखों से देखते हैं। ठीक। आँख देखने का एक साधन है। बात तो क्लियर होता चला जा रहा है भाई, बात तो क्लियर। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। बात पर यकीन मत करो। कानों सुनी बात, कान सुनने का एक माध्यम था, एक साधन था। इस पे रेखांकित करेगा और पूछेगा बताओ कानों सुनी क्या है? तो आपको बताना है, उत्तर अपना करण कारक होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मैं आपसे खुद कहूं, जैसे कि अगर आपके बच्चे कह रहे हैं रामू दोनों पैर से, रामू दोनों पैर से विकलांग है। तो आपने कहा पैरों से, तो यानी कि जहां पर अंग भंग की बात करें, पैसे से नहीं, पैरों से। क्यों गलती भाई, क्यों गलती कर रहे हो आज? कहां पे गलती? दोनों, रामू दोनों पैरों से विकलांग है। तो मैंने आपसे कहा हुआ था, कभी भी वाक्य में, कभी समय पूछा जाए, ठीक है, कभी भी अंग भंग की बात की जाए, ये बात हो गई है, रामू दोनों पैर से विकलांग है, अंग और भंग जो है उसका। वह कलम से लिखता है, तो लिखने का साधन कलम है। ये उदाहरण समझ में आया? अब चलते हैं, वो टाइम की बात करते हैं। अभी 7 बजे हैं। अभी 7 बजे हैं। कौन सा कारक यूज हुआ है सर? नोट कहा है कभी समय पूछा जाए या बताया जाए, क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। अभी 7 बजे हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी बातें मैंने कर लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बच्चा गेंद से खेलता है, गेंद खेलने का साधन है। और कोई चीजें तो नहीं छूटी हैं जो बेसिक समझाने लायक हो? नहीं सर, ये उदाहरण काफी है आप लोगों को, ये उदाहरण काफी है। मुझे नहीं लगता किसी परेशानी का सामना कर रहा हूं। हम आंखों से देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं, ये भी कर सकते हैं। सुनते हैं, हम कानों से सुनते हैं, सुनने का साधन कान। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुना जाता है, आंखों से देखा जाता है। कोई डाउट? नहीं सर, मैंने वो सारा का सारा चीज सीख गया जो जरूरत जरूरत थी। कोई ऐसी चीजें नहीं छूटी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई नेक्स्ट। अभी 4 बजने को है। कौन सा कारक यूज हुआ है? कभी समय पूछा जाए या बताया जाए। लो भैया, इसने बता दिया। ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, खेला खत्म।
ये बात समझ में आई? कभी भी बात कोई दिक्कत हो बता देना भाई। किसी भी कोई दिक्कत रहा हो तो बता देना। नेक्स्ट अब अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला की तरफ। अगला, 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 अगला क्या नाम होगा? अगले का नाम क्या होगा? अगले का नाम क्या होगा? अगले का कुछ नाम होगा या ऐसे ही होगा? संप्रदान कारक। बड़ा इंपॉर्टेंट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे संप्रदान कारक पर गलतियां करते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, वो सारा का सारा चीज सीख लेंगे जो जरूरतमंद होंगी ना। संप्रदान कारक बहुत सरल है। तरीका भी अपने पास है, जुगाड़ भी अपने पास है, परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। संप्रदान के लिए परिभाषा, जिसके लिए क्रिया की जाती है। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है माय डियर। संप्रदान का अर्थ जो होता है, कभी पूछा जाए संप्रदान का अर्थ क्या है, तो संप्रदान का अर्थ होता है, संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना। देने की बात करें संप्रदान का अर्थ। कुछ चीजें इसमें विशेष रूप से ध्यान देखेंगे आप लोग। और भी नई चीजें हैं, पुरानी पुरानी चीजें थोड़ी ना होंगे, सब नई चीजें होंगी। संप्रदान की जो विभक्ति होती है, संप्रदान की जो विभक्ति होती है ना, इसमें होता है को के लिए। ये संप्रदान की विभक्ति होती है। को और के लिए होता है, विभक्ति है। विभक्ति को के लिए होता है। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? अभी कुछ समझाया ही नहीं, आप कौन सा डाउट होगा इसमें? इसमें कर्म कारक, जो कर्म कारक था, कर्म कारक जो है उसके साथ आपने क्या यूज किया था? को। कर्म कारक को प्रयुक्त होता है। इसमें कर्म कारक को प्रयुक्त होता है। मतलब कि जो कर्म कारक था ना, उसमें को जो लगता था, वो इसमें प्रयुक्त होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। संप्रदान में कर्म रहता ही रहता है सर, रहता ही रहता है। इसमें कर्म कारक जो था को, विभक्ति उसकी क्या थी? कर्म कारक की विभक्ति क्या थी? आपने बोला को, तो ये को प्रयुक्त होता है। बात कंप्लीट? आपने बोला सर हाँ बात कंप्लीट। परंतु उसका अर्थ होता है, परंतु उसका अर्थ के लिए होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ? इसमें कर्म का जो कर्म के साथ हम को लगाते थे, इसमें यूज होगा, लेकिन परंतु उसका अर्थ जो है ना, वो के लिए होता है।
किसी के लिए भी कह सकते हैं आप। ये आपके क्या थे? बड़े पॉइंट थे। नोट पॉइंट में आता है ना जो ऐसे करके स्टार लगाते हैं, उसके लिए। विशेष रूप से एक बात ध्यान रखेंगे, जो मैंने यहाँ पर को का इस्तेमाल किया है, ये जो को का इस्तेमाल किया हुआ है वाक्य में, इसकी बात कर रहा हूँ। वाक्य में जब 2 कर्म हो, वाक्य में जब 2 कर्म, वाक्य में माय डियर जब 2 कर्म हो, हो तो को का को का प्रयोग किया जाता है। तभी प्रयोग करते हैं भाई, तभी करते हैं। वाक्य में जब 2 कर्म हो, मतलब 2 कर्म हो, तभी हो तो को का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका मतलब सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, सुनो। इसमें कर्म कारक जो होता है को, वो प्रयुक्त होता है, परंतु उसका अर्थ के लिए होता है, ये आपके लिए था। बातें नहीं समझ में आई तो जो को होता है ना, वो वाक्य में जो वाक्य दिया रहेगा, वाक्य में जब 2 कर्म, वाक्य में जब 2 कर्म हो तो को का प्रयोग करते हैं, ऐसे मत कर देना। बात क्लियर हो गया? यानी कि वाक्य में 2 कर्म होता ही होता है। ये बात समझ में आ गई। ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई, हमें भी और आपको भी आ गई। हमें भी आ गई और आपको भी इस बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी इसका बात ये समझ में आया कि वाक्य में ज़रूर 2 कर्म रहेगा। 2 कर्म रहेगा तभी जाके क्या बनेगा? संप्रदान कारक बनेगा। आप यहाँ पर नोट पॉइंट लगा के लिख सकते हैं बिना कोई देरी के, बिना किसी परेशानी का कि हम ऐसे कह सकते हैं कि नोट पॉइंट ये कह सकते हैं 2 कर्म होना चाहिए। 2 कर्म होना चाहिए। ये हमें पता चल गया। 2 कर्म होना ही चाहिए। ये बात समझ में आ गया। 2 कर्म नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, 2 कर्म होना ही चाहिए सर। अब देखना, अब जो चीज़ें आपके साथ हमेशा-हमेशा को लगेगा ना, वो कहीं न कहीं कुछ देने की बात करेगा, पक्का। उदाहरण समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। ये समझ में आया संप्रदान? कुछ भी नहीं करना था। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जो चीज़ें हमेशा के लिए किसी को दे दिया जाए तो वही संप्रदान कारक कहलाएगा। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। विभक्ति को के लिए यूज़ होता है। इसमें कर्म कारक में जो को प्रयुक्त होता है परंतु उसका अर्थ होता है के लिए। जो को होगा वाक्य में जब 2 कर्म हो तो को का प्रयोग करते हैं और 2 कर्म न हो तो यहाँ पर जब वाक्य में 2 कर्म हो, तभी जब वाक्य में 2 कर्म हो तो को का प्रयोग करते हैं। यानी कि 2 कर्म होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ये इसको काट दीजिएगा। जब इसने कह दिया है कि वाक्य में जब 2 कर्म हो तो तभी को लगाना, ऐसे मत लगा देना। वाक्य में 2 कर्म हम जब हमें दिखेगा ना, तब उसके साथ ज़रूर आपके साथ को लगा रहेगा। अभी नोट पॉइंट अपने रहने दीजिएगा, आगे विचार-विमर्श अभी करता हूँ इसके लिए मैं कुछ। हाँ, नोट था तो नोट अपने लिए कर सकते हैं, हमेशा के लिए कोई चीज़ दिया जाए। हमेशा के लिए कोई चीज़ दिया जाए।
संप्रदान कारक कहलाएगा। हमेशा के लिए कोई चीज़ दिया जाए, संप्रदान कारक कहलाएगा। उदाहरण, फटाफट। फटाफट उदाहरण पे आते हैं, बिना देरी किए। बिना देरी किए भाई। ठीक है, मैंने छोटी-छोटी बात आपसे कहा हुआ है, बहुत बड़ी बात नहीं की है। राजा ने भिखारी को कंबल दिया। बड़ा सुना हुआ है, राजा ने भिखारी भिखारी को राजा ने भिखारी को कंबल दिया। कोई तकलीफ किसी बच्चे को उनके देने में? ना, ना वो दे रहे हैं तुमको क्या तकलीफ होगा? जब को लगेगा वाक्य में तो जरूर दो कर्म होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है। को प्रयुक्त होता है वाक्य में जब दो कर्म हो तो को का प्रयोग करते हैं। तभी हम को का प्रयोग करते हैं। तभी हम क्या करते हैं? को का प्रयोग हम कर लेते हैं बिना किसी से पूछे। तभी कर लेते हैं। दो कर्म होना है। ठीक है। राजा ने भिखारी को कंबल दिया। किसने? राजा ने। किसको? राजा। किसको? भिखारी को। क्या? कंबल। ये और ये दो कर्म हैं और दो कर्म मिलेगा तो को जरूर लगा रहेगा। ठीक। नेक्स्ट उदाहरण। अगर मैं आपसे कहूं, छोटी मोटी बातें हैं जिसमें मैं आपसे कहूं, छोटी सी बातें और कहूं कि मां ने बच्चों को मिठाइयां दी। सर अगर आपने को का इस्तेमाल किया हुआ है तो जरूर दो कर्म रहेगा। बच्चों मिठाइयां, दो कर्म। दो कर्म मिला। ठीक है। और भी चीजें समझने का प्रयास करिए। ये तो उदाहरण हो गए आपके सामने यहाँ पर, ये उदाहरण हो गए। अब एक उदाहरण और लीजिए जो इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं कहूं कि मान लेते हैं कि अपने लिए कुछ सोच लेता हूं या आपसे क्लियर कर रहा हूं, मेरे दोस्त आए हुए हैं। मेरे दोस्त के लिए मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, कॉफी लाइए, चाय लाइए। मेरे दोस्त के लिए क्या लाइए? चाय लाइए। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। सर यहां पर तो के लिए लगा है, इसमें तो नहीं मिला। आपने बोला सर, आपने खुद कहा हुआ था यहाँ पर इस संप्रदान में को के लिए यूज होता है। को का प्रयुक्त तो होता है परंतु उसका अर्थ के लिए होता है। अच्छा, ये वही है क्या? को मेरे दोस्त को चाय लाई, वही के लिए? हाँ, यूज करने के लिए है। बात कंप्लीट हुई, समझ में आई बारीक से? आपने बोला हाँ सर, बात समझ में आई। ये बात समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई है। अगर मैं आपसे कहूं एक बात की, मान लेते हैं कि अगर मैं कहूं कि बहन है अपनी कोई, तो उसने कहा बहनों के लिए या बहनों के निमित्त, निमित्त की बातें कर रहा हूं। निमित्त डबल डबलता है निमित्त। उदारता से खर्च करो बहनों के निमित्त, निमित्त निमित्त निमित्त।
उदारता से खर्च करो। उदारता से खर्च करो। इस निमित्त का मतलब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब कारण के लिए होता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। राजा ने भिखारी को धन दिए। कोई बात नहीं है। ये बात समझ में आई भाई? ये बात समझ में आई सभी को? आपने इस बोला इसमें कुछ है ही नहीं भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये किसको नहीं समझाएगा? किसको नहीं समझाएगा? एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, एक और। राधा बहुत दिन चाय पिलाई है मुझे, तो एक बात और कह देता हूं। राधा ने हम्म, राधा ने। अब यहां पर आप क्या कह सकते हैं भाई? मैं राधा के लिए चाय बनाया भाई, यहां पर ऐसे करूँ ना, राधा गुस्सा हो जाएगी। मैं राधा के लिए चाय बना रहा हूं। के लिए आ गया, मैंने कहा हाँ। ये भी आपको समझ में आओगे? मेरे भाई कहने का मतलब ये था कि जहां पर आपको को दिखेगा वहां पर दो कर्म जरूर दिखेगा। आपने जब क्रिया पढ़ा था तो द्विकर्मक क्रिया पढ़ा था। द्विकर्मक में दो कर्म का होना पाया जाता था। द्विकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होगी? नोट लिखो। दो कर्म कौन सा होगा, कैसे पहचान करूं? गुरु जी। ये आपका कहना है। तो मैं कहूंगा इसकी पहचान होगी वाक्य में। वाक्य में किसको लगा दो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या लगा दो। अगर जवाब मिल जाता है तो दो कर्म हो जाएगा। अगर किसको और क्या लगाने से जवाब नहीं मिल रहा है तो दो कर्म नहीं होगा। देखते हैं कितनी बातें सही हैं सर आपकी। राजा ने भिखारी को कंबल दिया। मैंने कहा किसको? उसने कहा भिखारी को। मैंने कहा क्या? उसने कहा कंबल। दो कर्म मिला और दो कर्म की पहचान करने का तरीका यही है। अच्छा सर, समझ में आया कि किसको और क्या लगा दो जवाब मिल गया तो समझ लो संप्रदान कारक है। हमने कहा हाँ। कभी भी किसको लगा दो, क्या लगा दो, वाक्य में जवाब आपको मिल जाए तो वह अपना संप्रदान कारक है। माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी। मैंने कहा किसको? बच्चे को। क्या? मिठाई। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इसमें तो के लिए, और आपको बताया था संप्रदान में को के लिए होता है। के लिए देखते ही आपको उत्तर लगा देना है अपना संप्रदान वाला। कर्म के साथ को लगता है, वहां पर टेंशन हो रहा था, तो वहां पर एक कर्म देखने को मिल रहा था। और जब दो कर्म दिखे तो द्विकर्मक हो जाएगा, और द्विकर्मक होगा तो संप्रदान कारक होगा। आप कहते हैं सर कर्म में भी, कई बच्चों का क्वेश्चन होता है सर कर्म में भी तो को लगा रहता है और संप्रदान में भी तो को लगा रहता है। बड़ी अच्छी विशेषता होगी, जब संप्रदान में को लगेगा तो दो कर्म पाया जाएगा। देख सकते हैं। लेकिन जब कर्म में लगेगा सर, जब कर्म में लगेगा, जब आप कर्म कारक की तरफ ले चलूंगा, इसमें भी को पाया जाएगा, इसमें भी को देखने को मिलेगा। लेकिन राम ने रावण को मारा।
किसको? रावण को। क्या? पता नहीं। एक कर्म मिलेगा। तो आप कह सकते हैं इसमें एक कर्म होता है। आलोक दूध पीता है, एक कर्म है। नोट यहीं पर लगा लेना भाई। इसमें एक कर्म ही होता है। इसमें एक कर्म ही होता है। अगर दो कर्म होता तो द्विकर्मक हो जाता, और द्विकर्मक हो जाता तो क्या कहलाता? संप्रदान कारक कहलाता। कई बच्चे कहते हैं सर कर्म के साथ को लगता है, संप्रदान के साथ भी तो को लगता है। हाँ, बात सही है, लेकिन जब कर्म के साथ को लगेगा तो नोट यहां पर करवाया हूं आपके सामने। नोट कहवा हूं, इसमें एक कर्म ही होता है। बड़ी अच्छी पहचान है। आलोक दूध पीता है, दूध एक ही कर्म है। बात समझ में आया? उदाहरण और देख लें। सीमा फल खाती है, एक कर्म है। राम बड़ों को सम्मान दो, भैया बड़ों को, एक ही कर्म है। अपवाद आपके सामने है, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। ये आपके सामने वो नोट पॉइंट था। पूछने की बात आए, कहीं कहने की बात आए, और आपका जब पूछने कहने की बात आए तो वहां से का यूज कर लेना, को का नहीं। रामू ने सोहन से कहा, मोलू ने मुझसे हमको पूछा, कर्म कारक है एक। एक बार रिपीट कर देता हूं सारी की सारी चीजें जो आपने अभी तक पढ़ा। होल मटोल नहीं करना किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे यहां से स्टार्ट हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे एक एक चीज को, नोट लगाते हुए समझते हुए चलेंगे। क्लास नंबर 1 थी। हम आज पढ़ रहे थे आप लोगों के बीच में कारक। और कारक का हम दूसरा नाम परसर्ग के नाम से जानते हैं। कारक का हम दूसरा नाम जो है उसे क्या कहते हैं? आप बोलेंगे सर हम इसे परसर्ग कहते हैं। उसमें वो सारी चीजें समझाया हूं, पर का मतलब, सर्ग का मतलब। परिभाषा आपके सामने थी। परिभाषा क्या होता है आपके सामने था, उदाहरण यहां पर दिया हूं। कोई तकलीफ? सर ये क्या है? ये अपना इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में काम आने वाला है। फिर सर एक बात बताइए, ये सब तो समझ में आ रहा है, आगे चलिए। देखो, ये चीजें समझ में आई थी? आपने कहा हाँ। कुछ सिखाया नहीं था। इसमें अब कह रहा हूं कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होंगे? आप बोलेंगे 8। लेकिन नोट पॉइंट भी तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है सर। नोट पॉइंट ये कहता है कारक के 6 भेद हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला है इस कंडीशन में, और ये वाला आप किस कंडीशन में? आपके सामने है इस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कारक केवल हैं 6। जब इनका नाम न दे तो उत्तर 8 लगाना है। नेक्स्ट, कारक चिन्ह विभक्ति और आपके सामने अर्थ लिखे गए हैं। क्या ये बात समझ में आई थी शुरुआत में? आपने बोला हाँ। कर्ता कारक आपके सामने हुआ, मैंने कहा हाँ भाई। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, विभक्ति आपके सामने होती है यहां पर। नोट पॉइंट भी आप लोगों के बीच में यहां पर आया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने कहा था विभक्ति रहित भी हो सकता है और सहित भी हो सकता है, यह भी बात हुआ था। विकास ने पत्र लिखा यानी कि विभक्ति है, लेकिन विकास ने विद्यार्थियों को पत्र पढ़ा, विकास ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। इसमें एक आया है, दो आया है, दो विभक्ति आया है। तो मैंने कहा विभक्ति वाक्य में एक से अधिक बार भी हो सकता है, और जितने भी विभक्ति एक से अधिक बार होंगे या फिर आप जो भी कहेंगे बातें, वह भूतकाल में की जाएंगी। अगर भूतकाल में कोई बात हो रही है तो उसमें विभक्ति देखने को मिलेगा। लेकिन जब कोई भी विभक्ति अपनी भूतकाल में न की जाए, यानी कि जो विभक्ति शून्य हो, जिनमें कोई अपना कुछ हो ही ना, जिनकी विभक्ति शून्य हो, उन्हें हम हमेशा हमेशा कहें कृष्णा नाचता है, इसमें विभक्ति नहीं है, इसकी विभक्ति शून्य है। कहने का मतलब ये था अकर्मक अवस्था की जितनी भी चीजें होंगी वह शून्य ही होती हैं, उनमें कर्म होता ही नहीं है। बल्लू सो रहा है, बस वह रोता है, उसने टेढ़ी चाल चली, राम खेलता है। ये आपको समझ में आया? करता? आपने बोला ठीक है।
राम खेलता है, विभक्ति नहीं है साथ में, विभक्ति साथ में नहीं है। तो मैंने कहा विभक्ति शून्य भी हो सकती है, लेकिन हमें ये बात पता है कि कर्ता मतलब काम को करने वाला। खेलना क्रिया है, काम कौन कर रहा है? राम। ठीक है सर, समझ में आया। कर्म कारक क्या होता है फिर? कर्म कारक क्या है? कर्म कारक आपको पता चला उदाहरण के माध्यम से। विभक्ति आपके सामने है, विभक्ति आपके सामने है। कभी कभी, कभी कभी को चिन्ह का लोप मतलब छुपा होता है। नोट लगाया हूं, इसमें एक कर्म होता है। किसमें? कर्म कारक में। नोट आपके सामने है। सजीव के साथ को लगता है, केवल ध्यान देना। राम ने रावण को मारा, एक कर्म है, वो भी रावण। जीवित है, हाँ, सजीव के साथ ही को लगता है। आलोक दूध पीता है, सर इसमें को नहीं लगा है, यानी कि इसकी विभक्ति का क्या हुआ है? लोप हुआ है। लोप का मतलब छुपा हुआ है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये कर्म कारक है? तो मैंने कहा इसमें एक कर्म ही होता है। आलोक दूध पीता है, दूध एक कर्म है। अगर द्विकर्म हो गया होता द्विकर्मक कहलाता। और द्विकर्मक की चीजें हमेशा कर्म कारक नहीं कहलाती, वह संप्रदान कारक कहलाती हैं। नेक्स्ट, ये आपने देखा सर एक कर्म, ये कर्म बड़ों को समान दो, यहां पर आपने सारे सारी चीज देखा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नोट आपका है पूछना कहना के साथ प्रयोग किया जाता है। आपने ये सब सारे की सारी चीज देखा। कर्म कारक की बड़ी अच्छी पहचान थी, ये कर्म कारक है। कहीं आप लोगों से कहीं कुछ ये नोट पॉइंट पूछना कहना हो उसके लिए यूज कर सकते हैं। करण कारक क्या होता है समझना, देखने यहां से। करण कारक आपके साधन की बात करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, विभक्ति इसकी होती है, आपके सामने दिया गया है। नोट पॉइंट यहां पर भी सामने है, कह रहा है कि जिसमें साधन का प्रयोग हो वह करण कारक होता है, होगा। ठीक है, नोट आपके सामने फिर आ गया है। कभी भी अंग भंग की बात करें, मतलब एक हाथ से मैं विकलांग हो तो करण कारक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कभी भी अंग और भंग की बातें की जाए। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये रूल कह रहा है। नोट है, कभी भी समय पूछा जाए, किसी को बताया जाए। 7 बज रहा है, कितना बज रहा है? 7। कभी पूछ लो कि या किसी को बताओ, तब भी हम इसी के करेंगे। कभी भी के साथ लगा हो, तब भी हम क्या कहेंगे? हमेशा हमेशा करण कारक कह देंगे। वह रामू के साथ घुमा फिरा करती है। अगला, बच्चे बस से जाते हैं पाठशाला। बस क्या है? एक साधन है। लाठी से रावण ने राम को बाण से बाण मारने का साधन है। चाकू साधन है। अभी 7 बजे हैं, समय बताने की या पूछने की बात हो। हम आंखों से देखते हैं, आंख देखने का साधन है। कानों से सुनी बात, कानों पे कौन सी कारक होगा? तो आपको बताना है कर्ण। रामू दोनों पैरों से विकलांग है, तो पैर क्या है? पैरों से क्या है? आपने बोला सर ये अंग भंग की बात होती है, तब भी कर्ण कारक कहलाता है। हम कानों से सुनते हैं, कान सुनने का एक साधन माध्यम है। बात आगे बढ़ी। संप्रदान के लिए क्या होता है? संप्रदान के लिए अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जिसके लिए क्रिया क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। विभक्ति आपके सामने है सर, यहां पर दिखाई दे रहा होगा। विभक्ति आपके सामने है, यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि को के लिए होता है। सर इसमें भी को होता है, कर्म में भी को होता है। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, लेकिन इसमें कर्म कारक में जो को लगता है प्रयुक्त होता है, परंतु उसका अर्थ के लिए होता है। ध्यान से देखना, वाक्य में जब दो कर्म हो तभी यहां पर आपको क्या लगाना है? आप बोलेंगे सर को का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में दो कर्म नहीं है तो हम को नहीं लगाएंगे। हमेशा के लिए कोई चीज दिया जाए, संप्रदान कारक कहलाएगा। भिखारी ने राजा ने भिखारी को कंबल दिया। कहा हूं नोट पॉइंट, कर्म, दो कर्म कौन सा होगा, कैसे पहचान करूं गुरुजी? ओ भाई प्रे बाप, कभी भी किसको लगा दो, क्या लगा दो, अगर जवाब मिल जाए तो समझ लो कहलाएगा। किसको और क्या लगाने से दो कर्म की पहचान हो जाएगी। माँ ने बच्चों को मिठाइयां दी, बच्चों और
मिठाइयाँ, 2 कर्म दिखा। 2 कर्म दिखेगा तभी हम को लगाएँगे, ऐसे अनावश्यक नहीं लगा देंगे। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इसमें तो को नहीं लगा है, तो मैंने कहा हाँ, जब को नहीं लगेगा, तो कर्म वाली बात नहीं होगी, तो के लिए तो हम भी जानते हैं संप्रदान के लिए होता है और के लिए का अर्थ ही होता है को। ये आप देख के आए हैं। यहाँ पर आप नहीं देखे, परंतु उसका के लिए अर्थ होता है के लिए। बहनों के लिए निमित्त यानी कि हम कह सकते हैं के लिए होता है, निमित्त का मतलब होता है के लिए, उदारता से खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं राधा के लिए चाय बना रहा हूँ, के लिए लगा है, संप्रदान कारक होगा और ये सब वो चीज़ें हैं आपके सामने दी गई हैं। कोई दिक्कत, किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो संप्रदान कारक में बहुत अच्छे तरीके से हमने सारा का सारा चीज़ समझा, आसान तरीके से समझा। दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी सर। आज के लिए इतना ही। कोई तकलीफ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स रहता है आपके सामने। डाउट सेशन रहते हैं, वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, वहाँ से नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कर्म और संप्रदान में कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार और